यस, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट क्लास को एक बार हम रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक देखा था। लास्ट लेक्चर में तो हमारा जो पोर्शन हुआ था वो तो सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन हम लोगों ने देखा था कि लाइन का स्लोप जो है वो क्या होता है। हमने बताया था आपको कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से लाइन जहाँ कट करती है उसके राइट साइड जो है पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड इज नेगेटिव। सो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से जो इंक्लिनेशन होता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा, सो एम इज इक्वल टू tan थीटा, एम इज द स्लोप ऑफ लाइन। ये हमने बताया था। फिर उसके बाद हमने बताया कुछ पॉइंट्स भी बताया स्लोप्स के बारे में कि स्लोप किस कब जीरो होता है, कब इन्फिनिटी होता है, 2 पॉइंट से स्लोप हम कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव स्लोप कब होता है, नेगेटिव स्लोप कब होता है, ये हमने देखा था। उसके बाद उसमें कुछ बेस्ड ऑन स्लोप्स कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने वहां पे देखा था। और उसके बाद हमने कुछ एंगल बिटवीन लाइंस का भी कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर दो लाइन है उनका स्लोप अगर आपको पता है कि उन दोनों के बीच का एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, वो भी हमने आप लोगों को बताया था। ठीक है। यस, कामिनी प्लीज म्यूट योर ऑडियो। ठीक है। सो हमने वो भी बताया था आपको कि एंगल बिटवीन लाइंस कैसे निकालते थे, उसका फॉर्मूला बताया था tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 + m1 m2 मॉड। ठीक है। मॉडल्स का ड्रॉप करने का तरीका भी बताया था। लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो एरिया ऑफ ट्रायंगल था। एरिया ऑफ ट्रायंगल में कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन रह गया था कि हम कैसे वो एरिया निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट के हेल्प से। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप वैसे भी निकाल सकते हो, जैसे कि आपने फॉर्मूला जो यूज किया है 10th क्लास के अंदर जो है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालते थे, y2 - y3 x1 इंटू y2 - y3 x2 इंटू y3 - y1 x2 प्लस x3 इंटू y1 - y2, उससे भी आप निकाल सकते हो। बट जो एरिया आता है फॉर्मूला वो वहीं से आता है जो डिटर्मिनेंट के हेल्प से पता है। स्टार्टिंग में थोड़ा डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम होती है इवेलुएट करने में, बट ये है कि बाद में जो है वो इवेलुएट हो जाता है इजली से और हमारी हैबिट हो जाती है, और हैबिट बनाना भी पड़ जाएगा, बन भी जाएगा, क्योंकि आगे डिटर्मिनेंट का बहुत सारा यूज होता है। जब आप 12th क्लास में होगे तो वो चैप्टर डिटर्मिनेंट के नाम से आता है, तो वो यूज में आता है। तो इसलिए वो हैबिट में आ जाएगा, तो फिर आपको बहुत चीजें आसान लगने लगेगी। बाय द वे आप एरिया दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था या समझ में आ गया किसी को? अविनाश, किसी को डाउट है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमने लास्ट क्लास में निकाला था? सर रिपीट करा देना एक बार। अच्छा अच्छा, ओके ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयरिंग स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन में जो दिया गया था वो मैं यहाँ पे एक बार ट्रायंगल का जो वर्टिसेस है वो वर्टिसेस यहाँ पे मेंशन करता हूँ। जैसे कि हमारे पास जो क्वेश्चन था सबसे पहले एरिया, ट्रायंगल का एरिया, मतलब एक ट्रायंगल सपोज हमारे पास कुछ इस तरह से, ये हमारा ट्रायंगल था। अब इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का अगर मैं बात करूं, ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल को एबीसी में मान लेता हूँ, दिस इज ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। हमने बताया इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी लिखा हुआ था, कोऑर्डिनेट्स है 6,3, दिस इज 6,3, अदर वर्टेक्स इज -3,5 एंड 4,-2, 4,-2, ये वर्टिसेस गिवन थे। तो आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा गया था, तो हमने बताया कि फॉर्मूला हमारे पास जो है, आपने एक जो पढ़ा है वो भी फॉर्मूला, क्योंकि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, आपने फॉर्मूला क्या क्या पढ़ा था, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस है, अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना लेता हूँ लाइक कुछ इस तरह से, तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ठीक है। और इसके वर्टिसेस ए, दिस इज x1, y1, एंड दिस इज बी, x2, y2, एंड दिस इज सी, x3, y3। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो एरिया निकालते थे हम लोग, एरिया ए इज इक्वल्स टू हाफ, और यहाँ पे y2 - y3, ये पहले साइकिल बना लेते थे, y3 - y1 ऐसे,
और y1 माइनस y2, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई में भी टर्म्स आते थे, जैसे इसका मल्टीप्लाई में इसका भी मल्टीप्लाई में टर्म्स आते थे। लाइक यहाँ पे हमारा x1 आता था, यहाँ पे हमारा x2 आता था, और ये हमारा x3। तो आप यहाँ से भी एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब ये एरिया का फॉर्मूला, अब यहाँ पे जो एरिया आता था, सिंस हो सकता है कि वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो हम कंप्लीट मॉड में इसको लगाते थे, क्योंकि एरिया हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इस तरह से हम एरिया को कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, हमने एक फॉर्मूला आपको ये भी बताया था कि कोई भी आपके पास सपोज करिए कि यहाँ पे ट्रायंगल होता था जिसके एरिया x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो दूसरा फॉर्मूला हमने ये भी बताया था, हाफ, हमने बताया था कि डेल्टा आप कैलकुलेट करो, डेल्टा होता था हाफ x1 y1 1 x1 y1 1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 x3 y3 1। यहाँ से हम डेल्टा जो भी आता था, फिर जो एरिया होता है, दिस एरिया, एरिया शुड बी मॉड ऑफ डेल्टा। ठीक है, मॉड ऑफ डेल्टा, तो मतलब यहाँ से इसका, चूंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हम मॉड डेल्टा यूज करके एरिया निकाल लेते थे। तो इस वाले प्रॉब्लम, इस वाले हेल्थ से आपको एरिया निकालने में प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है ना, क्योंकि आप ऐसे तो निकाल सकते हो, आपने यहाँ पे मार्क कर लिया, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे इसको x1 y1 मार्क कर लिया, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, दिस इज x3 y3, ये आपने मार्क कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से तो आप x1 की वैल्यू रख दिया, y2 माइनस y2 y3 रख दिया, y3 y1 रख दिया, ये सारे वैल्यूज रख दिया आपने, y1 y2 रख दिया, तो ये सारे एरिया आपको सेम मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी आपको सेम मिलेगा। बट ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, आप सोचोगे कि मैं ये वाला क्यों यूज करा रहा हूँ, कि अब आगे चल के यही वाला फॉर्मूला बहुत यूज में आएगा, और इसके अलावा भी जो डिटर्मिनेंट्स के कॉन्सेप्ट्स है बीच बीच में आएंगे, तो वहां तो बार बार तो अब यह एडवांटेज आपको एक अल्टरनेट ऑप्शन नहीं मिलेगा बहुत सारे क्वेश्चन में, तो इसलिए डिटर्मिनेंट के हेल्प से इवेलुएट करना चीजों को हमें आना चाहिए। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं कि हम इसको कैसे इवेलुएट करते हैं। तो इसको इवेलुएट करने के लिए हमने बताया था कि x1 y1 1, पहले तो आप पहला जो वर्टेक्स है आप यहाँ पे रख लो, कि हमको एरिया कैलकुलेट करना है, तो उसको हम कैसे रखेंगे यहाँ पे। तो हमने बताया था कि डेल्टा निकालिए पहले, तो डेल्टा के लिए हाफ, और इधर हो जाएगा x1 y1 1, x1 y1 का मतलब हो गया हमारे पास यहाँ पे जो 6 3 1, दिस इज 6 3 1। उसके बाद दूसरा जो वर्टेक्स है -3 5 1, क्योंकि x2 y2 1 होता है, सो दिस इज -3 5 1। और उसके बाद हमारे पास है 4 - 2 1, 4 - 2 1। ठीक है, फिर अब इसको कैसे एक्सपेंड करते थे वो हमने बताया था आपको, मैंने बताया था कि ये डिटर्मिनेंट कहलाता है, डिटर्मिनेंट का 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है। मतलब ये कि 3 ऑर्डर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल है इसे रोज कहते हैं, ये फर्स्ट रो है 6 3 1, ये फर्स्ट रो में आ रहा है, तो इसको हम R1 बोल देते हैं। और -3 5 1 ये सेकंड रो में आ रहे हैं, इसलिए मैं इसको R2 बोलते हैं। और 4 - 2 1 ये थर्ड रो में आते हैं, इसलिए हम इसको R3 बोलते हैं। और जो वर्टिकल में एलिमेंट्स दिखाई देते हैं वो हमारा कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं वर्टिकल की बात करूं, तो ये हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कॉलम होगा, फर्स्ट कॉलम होगा, 6 - 3 4 फर्स्ट कॉलम हो गया। उसी तरह से सेकंड कॉलम हो गया, दिस इज C2। सिमिलरली ये हमारे पास थर्ड कॉलम हो गया, दिस इज C3। ठीक है, अब यहाँ से ये इवेलुएट कैसे होगा, अब चूंकि 3 रोज है 3 कॉलम है, इसलिए इसको 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहते हैं। ये 3/3 कहलाता है, 3 रोज, ये रोज रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब इसको एक्सपेंड कैसे हम करते थे, तो वो हमने बताया था, उसे एक बार फिर से हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हाफ है, तो हाफ को मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे, दिस इज हाफ। अब उसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट है, यहाँ सबसे पहला रो में हम R1 के लॉग ही एक्सपेंड करते हैं। आप R2 के लॉग भी कर सकते हो, R3 के, लेकिन हमारे लिए सब जो सबसे इजीएस्ट वे होता है वो R1 से होता है, कि R1 से हम डिटर्मिनेंट को ओपन करने की कोशिश करते हैं। मैं ही नहीं, जनता कोशिश करती है R1 से, सभी करते हैं, तो हम लोग भी करते हैं। तो अब R1 में पहला एलिमेंट क्या दिख रहा है आपको, 6, तो आप इसको लिख लो यहाँ पे 6। जैसे आपने R1 में लिख लिया, पहला एलिमेंट आपने यहाँ पे सीख लिया। अच्छा, पहला साइन क्या लेना है यहाँ पे मेंशन करना होगा, प्लस के साथ लेना होगा, दूसरे वाले को माइनस के साथ, और तीसरे वाले को प्लस के साथ, प्लस माइनस प्लस ऐसे लेना है। तो पहला वाला तो +6 में यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि 6 का मतलब ही +6 हो गया, अंडरस्टूड है। फिर हम क्या करते थे, एक
डिटर्मिनेंट बना देते थे सेकंड ऑर्डर का यहाँ पे, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट बना दो सेकंड ऑर्डर का, जैसे मैं यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बना देता हूँ, लाइक कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारा सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब हम इसमें सेकंड ऑर्डर का मतलब, अब इसमें 2 रोज और 2 कॉलम आने वाले हैं, यानी 2 by 2 इसका डिटर्मिनेंट बनेगा। तो वो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, तो आप देखो यहाँ पे सर सबसे, 5 1 - 2। यस, क्योंकि कैसे करना होता है देखो, आप पहले आप इसको इसको सर्कल बनाओ ऐसे, और इसके जो कॉलम और जो रो के एलिमेंट है आप उसको एलिमिनेट कर दो। तो कॉलम का एलिमेंट तो मेरे को ये दिख रहा है, एलिमिनेट कर दिया, और रो का एलिमेंट मेरे को ये दिख रहा है, ये एलिमिनेट किया। तो जो बच गया 5 1 - 2 1, ये आपने यहाँ पे लिख दिया, 5 1 - 2 1, ये लिख दिया। उसके बाद फिर हमारा जो अगला एलिमेंट आएगा वो 3 है, लेकिन माइनस के साथ है, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है अगले वाले के साथ। अब आप लिखोगे -3, तो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया दिस इज -3, यहाँ पे आपने मेंशन किया -3। फिर आपका जो डिटर्मिनेंट के साथ आएगा, आपने यहाँ पे डिटर्मिनेंट सेकंड ऑर्डर का बनाओगे, सेकंड ऑर्डर का, ठीक है। आपको ये 2 by 2 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये अंडरस्टूड है कि सेकंड ऑर्डर का है। तो अब आपने 3 को सर्कल बनाया, अब यहाँ पे आपने क्या किया, 3 को सर्कल बनाओगे आप, ठीक है। तो अब 3 का जब सर्कल बनाएंगे तो आप देखो, इसको तो मैं हटा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो हमने किया था इसे हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब मैं न्यू एलिमिनेशन यहाँ पे करने वाला हूँ, तो मैं 3 को यहाँ पे सर्कल बनाया। अब इसके कॉलम और इसके रो के एलिमेंट को हटा दूंगा, तो ये हट गया और ये भी हट गया। तो अब आपके पास -3 1 और 4 1 ये एलिमेंट बच रहा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे -3 1 और 4 1, ये आपने लिखा। फिर अगला एलिमेंट अब इसका हो चुका है, फिर अगला एलिमेंट की बात करेंगे। अगला एलिमेंट हमारा कौन है, फर्स्ट रो में अगला एलिमेंट हमारे पास 1 है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे 1 वाला टर्म लेकर चलूंगा। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 का टर्म लेकर चल रहा हूँ, तो प्लस के साथ आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइड में देखो दिया है, लास्ट वाला प्लस होता है, बीच वाला माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, तो +1 के साथ आ रहा है। सो मैं ऐसे क्या करूंगा, मैं ऐसे यहाँ पे लिखूंगा +1, और फिर डिटर्मिनेंट यहाँ पे बनाऊंगा ऐसे करके, ऐसे डिटर्मिनेंट हमने बना दिया ऐसे। और जो भी होगा एलिमेंट ये ब्रैकेट के अंदर ही होगा, क्योंकि 1/2 के साथ मल्टीप्लाई में, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लिया, जो भी आएगा 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एलिमेंट लिखना है अब 1 के, तो 1 के एलिमेंट को मेरे को हटाना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 का जो एलिमेंट है कॉलम और रो, इसको मैं यहाँ पे एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो आप, जैसे 1 है, पहले 1 को सर्कल बना लिया, फिर इसे हटाया और इसे हटा दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा, -3 5 4 -2, यस। तो -3 5 -3 5 एंड 4 -2, ये हमारा हो गया। तो बस हो गया, सिंपल सी बात है। अब एक्चुअली होता है क्या है ना, अभी आपको फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम आप क्या करोगे, थोड़ा डिटर्मिनेंट ऐसे लिखोगे। लेकिन सेकंड टाइम अब जब प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर क्या होता है, जैसे मैं डिटर्मिनेंट नहीं लिखता हूँ, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसी को इवेलुएट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो वो आप भी कर लोगे, थोड़ा सा टाइम लगता है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इससे आगे कैसे इवेलुएट करेंगे, ये हमारे लिए बात है। तो आप देखो क्या करना है यहाँ पे, पहले जहां तक एक्सपेंशन समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। ओके गुड। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को अगले स्टेप पे आना है कि अब मैं इसको इवेलुएट कर चुका हूँ। सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट में तो मैं आ चुका हूँ, मेरे को सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट में, ये 3 ऑर्डर का था, 3 ऑर्डर को यहाँ तक लेकर आ गया। अब सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करना है मेरे को, ये यानी एक्चुअल में ये सॉल्व करना है, ये करना है, ये करना है, बाकी ये सब मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, तो देखो आप, ये 1/2 हमारे पास एज इट इज है। तो सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे मल्टीप्लाई होता है वो देखो आप ध्यान से, ये जो एलिमेंट है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद बीच में साइन आता है माइनस का, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये काम करना होता है। उसी तरह से पहले आप इसको करोगे, फिर माइनस साइन बीच में आएगा, फिर आप इसको करोगे, फिर इसको करोगे, माइनस साइन बीच में आएगा, आप इसको करोगे। तो आप देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये 6 तो था पहले से, 6 को मैंने लिख दिया एज इट इज, ये 6 एज इट इज था, यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ। तो ये मल्टीप्लाई होके 5 हो गया, बीच में साइन माइनस का आएगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा मेरे को, -2 मिलेगा, और माइनस 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 प्लस +2, वेरी गुड, ये आ गया, ये हो गया सॉल्व। अब हम अगले स्टेप पे आएंगे, -3, फिर ब्रैकेट यहाँ पे यूज करूंगा मैं। फिर हमने बताया आपको क्या करना है, तो फिर पहले आपको क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई करना है, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो, और बीच में साइन माइनस का आएगा, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना।
तो आप देखो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो दिस इज -3, बीच में साइन -7 माइनस का, सर। -4। वेरी गुड, आप लोग एडवांस में बता रहे हो मेरे से, एक स्टेप आगे, बहुत अच्छी बात है, क्या ही कहने हैं आप लोगों के। ठीक है, और +1 और फिर यहाँ पे ब्रैकेट यूज करूंगा, ठीक है ना। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या है, अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। अब एक्चुअल में होता क्या है ना कि कैलकुलेशन में बड़ा मिस्टेक हो जाता है जनता से यहाँ पे, क्योंकि यस सर। जल्दी जल्दी बहुत करते हैं। तो आपका स्टार्टिंग फेज है, तो जब आप स्टार्टिंग में चीजें कर रहे हो तो रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती, बहुत आराम आराम से करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, तो कभी क्या होता है, डिटर्मिनेंट को जब एक्सपेंड करते हैं ना, तो एक सेटिस्फेक्शन भी चाहिए होता है कि पता नहीं कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक किया ना किया, तो दूसरी बार चेक भी कर लेते हैं कि कहीं ऐसा ना मिस्टेक कर दिया, तो एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं दूसरी बार चेक करके। अब आप देखो -14 सर। यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया, ये 6 हो यस गया, सर। बीच में साइन 6 आएगा माइनस का, -20 और -20, बस हो गया। -14 बस अब उसके बाद क्या करना है, आपको बाद कुछ नहीं करना है, नहीं थोड़ा बहुत तो करना ही है आपको, अगर कुछ भी नहीं करना है। यस सर। तो ये 1/2 हो गया। अब ये हो गया 7 इंटू 6 42, 42 ठीक है। ये हो गया -7, माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 3 21, 21 यस और सर। ये हो गया -14। -14 आप इसको सॉल्व करके आप चेक कर लोगे तो 49/2 ये इसका आंसर मिलेगा। समझ आया सभी को? यस Yes, सर। sir. जी सर। ठीक है, ठीक है। और एक मिनट, हाँ, तो वही मैं कह रहा था आप लोगों को कि चीजें जो है बहुत ही आसान सी हैं, लेकिन आपको सबसे पहले करना क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स को बनाना होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट आप जैसे बना लोगे यहाँ पे, बहुत इजीली ये चीजें क्या हो जाएंगी, इवेल्युएट हो जाएंगी, बहुत इजीली ये चीजें इवेल्युएट हो जाएंगी। सो इसलिए इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और है, एक चीज और है, जैसे कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इस वाले फॉर्मूले से आप यूज करके निकाल लेते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इस वाले से भी निकाल लेते हो। पता है मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एग्जाम में आता है तो मैं दोनों मेथड यूज नहीं करता हूँ, मैं बहुत ही आसान सा, आपको पता चल गया होगा अगले स्टेप में क्या आने वाला है। शॉर्ट ट्रिक सर। शॉर्ट है। यस यस, शॉर्ट ट्रिक। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक से किसी को परहेज तो नहीं है? नो सर। नो सर। स्मार्ट वर्क सर ये। हाँ, स्मार्ट वर्क चाहिए, क्योंकि अपन को एग्जाम जो है ना सिर्फ एकेडमिक एग्जाम क्लियर नहीं करना है, एकेडमिक तो हो ही जाएगा, ठीक है ना, वो यस तो सर। आजकल सरकार भी पास कर दे रही है सभी को कोविड में। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर हमको जाना है इंजीनियरिंग करने के लिए, तो हमको स्मार्ट बनना पड़ेगा, और स्मार्ट बनने के लिए कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा, और अच्छा काम अभी स्टार्ट कर ही तो रहा हूं मैं। देखो, तो जैसे अगर आपके पास सपोज ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के जो वर्टिसेस आपको गिवन है, यानी ABC, ये वर्टिसेस है ABC, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है x1 y1, दिस इज x2 y2, दिस इज x3 y3। तो अब आपको करना क्या है, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट पे जाने के बजाय मैं सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट से इवेलुएट कर दूंगा। आपको सबसे पहले जो एरिया निकालना होगा, तो आप यहाँ से डेल्टा निकाल लेना, यहाँ पे जो भी डेल्टा होगा, मीन्स डेल्टा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो डेल्टा जो होगा वो हाफ, और ये डिटरमिनेंट, और डिटर्मिनेंट हमारा सेकंड ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आपको पता है कैसे सॉल्व होता है, जैसे यहाँ पे किया था, जैसे यहाँ किया था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वो फॉर्मूला x1 माइनस x1 माइनस x2 एंड दिस इज y1 माइनस y2, ये हो गया, और इधर हो गया x2 माइनस x3 और y2 माइनस y3। तो ये हमारा डेल्टा हो गया, और डेल्टा जब आ गया तो एरिया तो हमको पता ही है कि भाई एरिया कैसे निकलता है, डेल्टा का हम मॉड अप्लाई करेंगे तो एरिया निकल के आ जाता है। तो आप देखो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। सेकंड थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट में हमारे को थोड़ा काम ज्यादा होता था, गलती होने का चांस बहुत ज्यादा था, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस या एलिमिनेट करने में कोई मिस्टेक कर दिया कुछ रो कॉलम को, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारा काम बहुत आसान है, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट आ जाएगा, ये वैल्यूज आ गई, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस टाइम से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं इस आंसर, इस क्वेश्चन को वेरीफाई करता हूँ मैं कैसे। आपके पास क्वेश्चन जो दिया गया था, क्वेश्चन में आपके पास दिया गया था क्या, वर्टिसेस आपके पास दिए गए थे, ये ट्रायंगल दिया था, ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए थे, ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन थे यहाँ पे ABC, A B एंड दिस इज C। अब आप देखो यहाँ पे इसके वर्टिसेस कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दिए थे, 6,3 था, 6,3, और दूसरा था आपका कितना, -3,5, एंड दिस इज
4,4,-2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप मेंशन कर लो जो भी कोऑर्डिनेट्स आपको दिया जाएगा, एक ऑर्डर में आपको मेंशन करना है। ऑर्डर का मतलब पहला जो पॉइंट देगा उसको आप x1 y1 मान लो, दूसरे वाले पॉइंट को आप x2 y2 मान लो, तीसरे वाले पॉइंट को आप x3 y3 मान लो, और एकदम डेल्टा की वैल्यू बिना टाइम वेस्ट किए आप निकाल सकते हो यहाँ पे डेल्टा। अब देखो डेल्टा क्या होता है, x1 माइनस x2, तो पहले आपको x1 लिखना है। x1 कितना है 6, और 6 और माइनस x2 कितना है -3, ये लिख दिया। अच्छा, अब ये काम क्या है ना, ये काम आप डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि 6 माइनस -3 मतलब आप एग्जामिनर को इंप्रेस करने के चक्कर में लगे हुए। ठीक है, तो इस तरह से कुछ नहीं होता, एग्जामिनर को तो पता ही नहीं है फॉर्मूला, वो तो यही जानता है, वो आपको यही जानता है कहाँ से गया ये। तो आप एकेडमिक एग्जाम में आप क्या करोगे, एकेडमिक में तो आपको या तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और या तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है तो इसे यूज करना पड़ेगा। हाँ, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप कंपटीशन में कैसे करके आते हो डजेंट मैटर, आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए, ऑप्शन वाइज होती है, तो इसलिए आप। हाँ, लेकिन अगर आपका 11th का एग्जाम है तो आप आंसर आपका सेटिस्फेक्शन के लिए वेरीफाई कर सकते हो कि भाई रफ वर्क कर लीजिए, और आप इसको वेरीफाई कर लीजिए कि हमारा जो आंसर आया था जनरल अप्रोच से वो सही आया या गलत आया, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट आप हिट करोगे इस क्वेश्चन से, मेथड से। अब देखो यहाँ पे x1 माइनस x2 आ गया, दूसरा क्या है y1 माइनस y2। अच्छा, y1 माइनस y2, y1 कितना है 3, और माइनस y2 यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 5, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद x2 माइनस x3 होता है, तो x2 कितना दिख रहा है -3, और माइनस x3 कितना है हमारे पास यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है y2 माइनस y3, तो y2 देखो आपके पास कितना है, y2 हमारे पास 5 है, और माइनस y3 -2 है यहाँ पे। तो बस इसको सॉल्व कर लो, या थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आप। ये कितना हो गया, ये हो गया 9, सॉरी ये 9 हो गया, तो फिर से लिख देता हूँ 9, तो दिस इज 9 हो गया, ये 9 हो गया हमारा। अच्छा, ये कितना हो गया, ये हो गया -2, और ये हो गया हमारा -7, और ये हो गया हमारा 7। अब इसको सॉल्व करके देख लो आप। हाफ सॉल्व कैसे होता है हमने पहले बता दिया था आपको, सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने पहले बता दिया। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस साइन बीच में आएगा, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई किया तो 56 आ गया, माइनस साइन बीच में आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 14 हो गया, और ये फाइनली सॉल्व होके 49/2 आ गया। अब चेक करो मैं झूठ तो नहीं बोल रहा था। यस सर, 56 की जगह है सर 63। सर 63 आ गया सर। Yes, sir. 63, यस सर। Yes, sir. 63 माइनस 14। 56 माइनस 14 कितना होता है, 63 होता है। Yes, sir. अच्छा, 56 में अगर मैं माइनस कर रहा हूँ 14 को, तो ये 63 होता है। 63 माइनस 56 63 होगा। होगा। हाँ बताओ कितना होगा। So 9 7 से 63 होता है। एक मिनट, सर, अच्छा जब आपने वो हाँ हाँ यहाँ मिस्टेक हुआ, ओके ओके, सॉरी फॉर दैट भाई, मैंने कहा कि आप, मैं समझ नहीं पा रहा था आप लोग की बात, बट अब मैं समझ में आ गया। ये बात तो है, टीचर का मिस्टेक बहुत जल्दी आप लोग पकड़ते हो, अपना मिस्टेक नहीं पकड़ते हो कभी आप लोग, ये बहुत सर बुरी हमने बात। सॉल्व कर ली था पहले कॉपी पे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वेरी गुड, आपने जो बताया यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। तो अब ये सॉल्व करने के बाद 49/2 हो गया, ठीक है। यस तो सर। अब आंसर आपका वेरीफाई हो गया। तो अब मेथड जो है आप कंपटीशन में ऐसे ही यूज करोगे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बाकी आपके एकेडमिक एग्जाम में तो आपको जो नॉर्मल अप्रोच है हमने आपको बता दिया। तो अच्छा, अब स्टूडेंट क्या करते हैं, कहते हैं सर बड़ा कंफ्यूजन होता है फॉर्मूले को इसको याद रखने में, क्योंकि आगे मैं एक और ट्रिक बताने वाला हूँ, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ऐसे ही फॉर्मूला आएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया से आ जाएगा। पहले आप क्या करते थे, दो ट्राइंगल में डिवाइड करके दोनों के एरिया निकाल के ऐड करते थे, आप बचपन के दिन आप याद करो, तो दोनों को आप ऐड करते थे और फिर आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया आता था। लेकिन क्वाड्रिलेटरल के एरिया में दो पार्ट में नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को एग्जाम में टाइम पास नहीं करना होता, मैं पहले ही बता देता हूँ मैं आपको, और बता भी चुका हूँ। आपको क्या करना है, इसी टाइप का एक फॉर्मूला बताऊंगा आगे चल के, ऐसी फॉर्मूला होगा। लेकिन फिर क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये वाला वो वाला याद करने में बड़ा दिक्कत होती है। अभी भी कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें x1 माइनस x2 है, y1 माइनस y2 है, तो उसका एक मैं ट्रिक जो है, ट्रिक पे एक ट्रिक मैं बता ही देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे आप ऐसे याद रखना, जैसे ये 1 2 दिख रहा है, तो आप इसे याद रखना 12 12 ऐसे करके याद रखना। 12 12 का मतलब हो गया ये x1 और ये x2, बीच में साइन माइनस का,
ठीक है। उसी तरह से x1 x2 हो गया तो y1 y2 कर लो, ये y1 और ये हो गया y2, बीच में साइन माइनस का। अब अगला बढ़ा देना है आपको। अगला बढ़ाएंगे कैसे, ये अगर x1 है तो अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 हो जाएगा। ठीक है। हाँ नीरज, क्या दिखाना चाह रहे हो आप हमें? ठीक है। और ये अगर हमारे पास x2 है तो ये क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, मतलब x3 हो जाएगा। तो आप देखो बीच में साइन माइनस का, सॉरी तो सर ये सर x2 माइनस x3। उसी तरह से इसे आप बढ़ाओगे तो ये कितना होगा, y2, और इसे एक बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा आपको, y3 मिलेगा, बीच में साइन माइनस का होगा। अब देखो ये वाला चीज आ जाएगा। ये समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. समझ आ गया सभी को, या सब Yes, सो रहे हैं sir. अभी? यस सर सर आगे Yes, sir. अच्छा, अब क्या होता है, कुछ स्टूडेंट जो है इसको मिसलीड भी कर लेते हैं एग्जाम में। वो कहते हैं कि सर, जैसे एक स्टूडेंट था मेरे पास आया, उसने बोला कि सर मैंने ये वाला ट्रिक लगाया था लेकिन फिर मेरे पास x12 आ गया था। अब ये x12 बस y12 इसको लिख दिया। अब मैं सोच रहा हूँ से 12 कहाँ से आएगा, तो भाई अब मैं क्या करूँ, मैं अब इससे ज्यादा तो नहीं बता सकता हूँ। अब यहाँ पे जो 12 जो बताया है वो ट्रिक बताइए भाई, कि एक x1 को चला जाएगा, एक x2 को चला जाएगा। अब वो भाई साहब x12 ढूंढ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। अब बताओ, दूर दूर तक नहीं मिलेगा x12। तो 12 का जो टेक्निक है वो इसलिए शॉर्टकट है कि x1 है और ये x2 है, और फिर बीच में साइन माइनस का। सिमिलरली y1 है, y2 है, बीच में साइन माइनस का। तो 12 वाला कॉन्सेप्ट लेकर नहीं चल रहा है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो तो हमने ट्रिक बना दी है याद करने की, बाकी आप अपने हिसाब से बना सकते हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। ठीक है ना? यस तो सर। इस तरह से ये बात समझ में आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का। यस सर। चलिए, तो Yes, sir. अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, जो आपको आंसर बताना होगा। वो क्वेश्चन कौन सा है, तो वो अब आपके स्क्रीन पे दिखाई देने वाला है। तो क्वेश्चन में क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये एक ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में आपके जो साइड्स के मिड पॉइंट्स आपको गिवन है। लाइक कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे P पॉइंट मान लेता हूँ इसको, और इसे मैं Q मान लेता हूँ, और इसे मैं R मान लेता हूँ। तो ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, और ये इसका मिड पॉइंट। ठीक है। तो ट्रायंगल ABC आपके पास है। सपोज इसका जो वर्टिसेस है ट्रायंगल का, एंड दिस इज A, दिस इज B, एंड दिस इज C। अब इसके मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, यानी मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है यहाँ पे। P पॉइंट्स में मान लेता हूँ यहाँ पे 0 0 0 0, और Q पॉइंट्स में मान लेता हूँ 1 2, एंड R पॉइंट्स इज गिवन एज -3 4, -3 4। और आपसे पूछा गया है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो आप मेरे को बताओ कि क्या अप्रोच यूज करोगे, बताते चलो आप। अब ट्रायंगल के वर्टेक्स नहीं दिए हैं, मिड पॉइंट्स, इनके साइड्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सो व्हाट शुड बी द अप्रोच टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? सर सबसे पहले हम ABC फाइंड करेंगे। ABC फाइंड करेंगे, ठीक है। वो कैसे फाइंड करोगे नीरज? ABC के कोऑर्डिनेट आपने बिल्कुल सही बताया, ABC के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे, बट हाउ, कैसे? सर AC का मीडियन लेके। AC का मीडियन लेके, मिड पॉइंट लेके। अरे सर सब ट्रिक भूल गए क्या, जो मैंने बताया था एक बार मिड पॉइंट का? मिड पॉइंट के Yes, अगर sir. कोऑर्डिनेट्स पता है और उसके वर्टेक्स कैसे निकालते थे, ये सभी ट्रिक भूल गए क्या? बताओ। अगर आप ऐसे, अगर मेरे के कुछ ही दिन पहले लेक्चर हुआ था, और अगर आप भूल चुके हो, तो इसका मतलब मुझे तो पक्का भूल जाओगे आप लोग। ये तो बहुत अफसोस की बात है। क्यों? अच्छा, मेरे को मिड पॉइंट अभी बता रहे हो, अभी कहाँ फंसे हो वेदांत? मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला तो मैंने ऐसे बता दिया था कि शराफत से यूज करना है, ईमानदारी से तो आप कर लेना। अगर एग्जाम में यूज करना है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो एग्जाम में सिर्फ यही करके आओगे। पता नहीं सही या गलत, मुझे नहीं मालूम, वो तो एक जनरल अप्रोच था। ठीक है, हमने एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको plus x2/2। अच्छा, ये आज तो कुछ डिस्कवरी हो गया मेरे को फॉर्मूले में। ये कौन बोल रहा है, मेरे को बताइए जरा। Sir, 2 into midpoint is equal to first and यही बताया था इस वाले में, सभी के सभी भूल चुके हैं। मतलब मैं क्या बताऊं, बस वो तो मैं
क्या ही बताऊं मैं, आप लोग इतना जल्दी भूल जाते हो। चलो अभी बता रहा हूँ, याद आएगा आपको, अभी याद आएगा, अभी सभी को याद आ जाएगा जब मैं बताऊंगा। तो कैसे, देखो आप यहाँ पे हमने बताया था कि अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो ए के सामने वाला जो वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करते थे, एक ट्रिक बताया था, कभी जमाने में कुछ याद होगा आपको। और फिर इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट है इन दोनों को ऐड कर देते थे। कुछ याद आ रहा है गलती से? बीच में कॉमा का साइन यूज करते थे। फिर इसके सामने वाला जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको सब्ट्रैक्ट करते थे, तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया -2। और फिर ये जो बच गए पॉइंट इसके वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करते थे 0 + 4। अब आप मेरे को बताओ क्या ऐसा मैंने ट्रिक नहीं बताई थी वर्टेक्स निकालने का? हाँ कोई बताया मेरे को, मैंने बताया था नहीं बताया था? यस हाँ सर। हाँ, तो फिर शराफत से आप लोगों ने किसी ने मेरे को रिस्पॉन्स ही नहीं किया। एक होता है कि चलो भूल गए, कोई कोई भूल चुका है, या तो सभी भूल चुके हैं। कल मैं भी यादों से खत्म हो जाऊंगा बिल्कुल, आप कहोगे अरे चाहे आप कौन है, कौन किसकी क्लास है, आपकी क्लास तो किया ही नहीं था मैंने, क्योंकि 3-4 लेक्चर ही हुआ है अभी हमारा। तो फॉर्मूला अगर आप ट्रिक ऐसे ही भूलते जाओगे, पहले इसलिए मैं बताया था कि सब चीज का एक तो रिवीजन आप करिए। पढ़ाई रिवीजन अगर आपने कोई भी टॉपिक का नहीं किया, क्योंकि मैं नोट्स को बिल्कुल टाइम से डालता हूँ, उसी दिन आपको नोट्स मिल जाएगा, थोड़ा हो सकता है लेट हो जाए लेकिन सेम डे मिल जाएगा आपको। तो उसमें नोट्स को रिवीजन करना होता है क्लास के बाद। फिर आपको क्या करना होता है, उसमें बेस्ड क्वेश्चंस आपके बुक में पड़े हुए हैं। सबसे पहले प्राइमरी बुक एनसीईआरटी आपकी बुक होती है, उसको आपको लगाना है, उसको बढ़िया से लगाएंगे तभी आगे की बुक लग पाएगी। तो वो सब कॉन्सेप्ट पढ़ के रिवाइज करके जो क्लास में टॉपिक हो रहा है, और उसके बाद क्वेश्चन करना है। तो अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो अभी तो पोर्शन ज्यादा हुआ नहीं है, अभी तो स्ट्रेट लाइन के अभी ट्रेलर चल रहा है, कल को अभी पिक्चर पूरी बाकी है इसकी। सर्कल आएगा, पैराबोला आएगा, हाइपर हाइपरबोला आएगा, एलिप्स आएगा, बहुत सारे कहानी आते रहेंगे। अब 9-10 की मैथमेटिक्स तो नहीं है, ये 11-12 की मैथमेटिक्स है, बहुत ब्रॉड लेवल पे है। तो 12th का भी पोर्शन तो अभी आने ही वाला है, आगे चलकर आएगा, अभी 11th में हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि इतना जल्दी भूलने का रीजन यही है कि आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो टॉपिक का। अगर रिवीजन कर रहे होते, प्रैक्टिस कर रहे होते, तो अभी आप मेरे को बताते। इतने स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 35 to 40 के अराउंड है, बट वो जो है उन्होंने किसी ने नहीं बताया मेरे को। तो इस बात की बड़ा अफसोस है कि मतलब या तो कंटेंट बहुत ज्यादा है तो कम कर दिया जाए, कि वो ऐसा लग रहा है क्या? चलिए, तो अब आप मेरे को बताओ, चलो ठीक है, ये आपने इसका वर्टेक्स निकाल दिया। अब मेरे को बताते चलो बी वर्टेक्स कैसे निकालूं। जैसे ये निकाला था, इसका कोऑर्डिनेट कितने आ गए वो अभी मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। कितना आएगा ये? -4 आएगा, और ये हो गया -2। चलो बी वर्टेक्स आप मेरे को बताओ कितना आएगा, जो अभी ट्रिक बताइए। यहाँ पे क्या लिखूं? एनीवन एल्स? अभी तो बताया मैंने यहाँ पे। सर 1। बी के सामने वाला जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको सर माइनस करते हैं। -3 माइनस माइनस क्या होता है? +3 होता है, +3। क्योंकि -3 पहले से था, माइनस माइनस +3। अब इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ऐड हो जाएंगे, यानी 0 + 1। ये हमारा वर्टेक्स आ गया, बी का एक्स कोऑर्डिनेट आया। उसी तरह से बी के सामने वाला वाई कोऑर्डिनेट 4 है, इसको सब्ट्रैक्ट करना था -4, और फिर इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करना था, तो ये हो गया 0 + 2। तो फाइनली आपको जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे वो 4, -2 आ गया, ये बी वर्टेक्स आ गया। उसी तरह से सी के सामने वाला जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको माइनस करना था, सो दिस इज -0। फिर जो एक्स कोऑर्डिनेट है 1 और -3, इसको ऐड करना था, यानी -3 + 1, कॉमा। फिर इसके सामने वाला जो y कोऑर्डिनेट है 0, उसे सब्ट्रैक्ट करना था, यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया -0। और फिर इन दोनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड करना था, 2 + 4, 2 + 4, ये करना था। तो अब आप देखो ये पॉइंट क्या आएगा, ये आएगा -2, और इधर हो गया हमारा इधर हो गया 6 हो गया। ये हमारा कितना हो गया? -4, -2, -2, 6, 4, -2। बताओ कितना टाइम लगा मेरे को? और आप लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला पे अभी अभी तक रुके हुए हैं। आप लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला से अभी मिड पॉइंट ही निकाल रहे होते, 6 इक्वेशन बनता। अभी याद आया फॉर्मूला या नहीं? यस सर। भूलेगा? कभी भूलेगा? नो सर। नो सर। गीता पे हाथ रख के शपथ लेना है कि अब नहीं भूलना है, ठीक है? यस चलिए सर। ठीक है, ओके।
तो अब जो है यहाँ पे अब वर्टेक्स आ गया। अब चलो मेरे को वर्टेक्स तो मिल गया, अब वर्टेक्स आ गया तो एबीसी का ट्रायंगल का एरिया भी आएगा। अब जल्दी से मेरे को बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। ट्रिक आपके पास ये है अभी बिल्कुल ताजा ताजा फ्रेश, ये तो नहीं भूल सकता है। अगर ये भूलेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता है। यहाँ से आपके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है, आप उसको मार्क कर लो x1 y1 x2 y2 x3 y3, और फौरन मेरे को चैट बॉक्स में आप रिस्पांस भेजिए कि क्या होने वाला है। ये x1 दिस इज y1 एंड दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x3 y3। तो अगर ऐसे मेंशन कर दूं x1 y1 सेपरेटली ताकि आपको पता चल जाए, तो x1 y1 हमारे पास है -4, 2, x2 y2 x2 y2 इज हमारे पास है 4, -2, दिस इज 4, -2 एंड द x3 y3, सो x3 y3 इज -2, 6। किसी का आंसर आ भी गया होगा। आंसर सर एक बार रिपीट कर दो कृतिकी। अच्छा एक मिनट अभी देखता हूँ। नीरज वर्मा आंसर 20। यस नीरज, योर आंसर इज एक्यूरेट है, करेक्ट। हाँ कीर्ति आपको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे डाउट है आपको? सर एक बार सारा समझा दो दोबारा से। दोबारा से। ये वर्टेक्स समझ में नहीं आया, ये वाला वर्टेक्स? यस सर। अच्छा आपने किया था वो जो ट्रिक बताया था उसका क्लास किया था आपने मेरा? आपने मेरी क्लास किया था? अविनाश योर आंसर इज करेक्ट। हाँ कृतिका मैं पूछ रहा हूँ आपने मेरा क्लास किया था उस टाइम में जब मैंने Yes, ट्रिक किया था? sir. अच्छा वो आप भूल चुके हो। चलो ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। शिवांशी यस करेक्ट। बहुत सारों का आंसर 20 आ रहा है, जिसका भी आंसर 20 आ रहा है बिल्कुल सही है। देखो हमने बताया था कि अगर किसी भी अगर आपके पास सपोज मिड पॉइंट दिया हुआ है साइड्स के, जैसे ये साइड का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये इस साइड का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और ये इस साइड का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो अगर आपको उससे वर्टेक्स निकालने हैं यानी ए बी सी के वर्टेक्स कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो उसके लिए ट्रिक बताई थी कि ए के सामने वाला जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये 1, इसे आपको सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट कैसे होगा? -1 होगा। और बाकी जो एक्स कोऑर्डिनेट है बच गए, बाकी कौन से पॉइंट वाले? ये वाले बच गए। इसके अलावा कौन बचता रहा? ये दोनों बच रहे। अब इनके जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक है -3, एक है 0, इनको ऐड करना है। तो हमने ऐड कर दिया -3 + 0। इसी तरह से यही काम y कोऑर्डिनेट का करना है। ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया, अब y कोऑर्डिनेट के लिए करना है। a के सामने वाला y कोऑर्डिनेट आपको 2 दिख रहा है, उसको सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे -2 आएगा। और फिर इसके अलावा जो बच गए पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट p और r के, इसके y कोऑर्डिनेट को ऐड करना है। तो इधर आपको 0 दिख रहा है और इधर 4 दिख रहा है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो हो गया x कोऑर्डिनेट। ये x और y कोऑर्डिनेट आ गया ये a वर्टेक्स का। सेम प्रोसीजर बी के लिए करना था। बी के सामने वाला जो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है? -3, इसको सबट्रैक्ट करना था। तो -3 तो पहले से है, जब सबट्रैक्ट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे प्लस हो चुका है। और जो पॉइंट्स बच गए, कौन सा? ये वाला पॉइंट्स, क्योंकि इसके सामने वाला जो है उसको हटा दो तो ये वाला पॉइंट बच गए। अब इनके जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको ऐड करना था। एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है आपको? 0 और 1, इन दोनों को ऐड करना था। 0 + 1 हो गया। सिमिलरली इसके सामने वाला जो y कोऑर्डिनेट है वो 4 है, उसको सबट्रैक्ट करना था तो -4 यहाँ पे लिख दिया। और बाकी जो पॉइंट बच गए उसके y कोऑर्डिनेट को ऐड करना था, यानी 0 और 2 इनको ऐड कर दिया तो 0 + 2 -4। फाइनली इसका कोऑर्डिनेट्स आ गया 4, -2। वही काम हमारा c के लिए करना है। c के सामने का x कोऑर्डिनेट 0 है तो सबट्रैक्ट किया तो -0, और बाकी जो बच गए पॉइंट ये वाले, इनके x कोऑर्डिनेट ऐड कर दिया तो -3 + 1, तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया c का। सिमिलरली प्रोसेस y का भी वही करना है। y कोऑर्डिनेट का, c के सामने वाला y कोऑर्डिनेट 0 है, इसको सबट्रैक्ट किया, और बाकी जो 2 पॉइंट्स बच गए ये इनका y कोऑर्डिनेट 2 + 4, 4 और 2 इनको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आप देखो ये 6 हो गया। अब आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये सारा। यस शिवानी करेक्ट। कृतिका क्लियर हो गया? यस सर। ओके गुड। अच्छा एक तो ये है कि आपने वर्टेक्स निकाल दिया। वर्टेक्स से एरिया निकालना ये बहुत ही टिपिकल काम था, लेकिन हमने आसान इसलिए बना दिया क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिक थी जिससे हम डायरेक्ट वर्टेक्स निकाल लिए। अदरवाइज आप सोचो कि मिड पॉइंट फॉर्मूला मेरे को बता रहे थे, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से 6 इक्वेशन बनती जो हमने पहले किया हुआ है, और वो अपने आप में एक क्वेश्चन है,
और दूसरा ये क्वेश्चन होता, फिर मैं एरिया निकालता। मतलब एक ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो जाता। मतलब एग्जामिनर मेरे को एक क्वेश्चन का मार्क दे रहा है और हम उसको 2 क्वेश्चन बनाकर दे रहे हैं। तो भाई ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो पता चला मेरे को जो काम मिला है उसके पैसे मिल रहे हैं और उससे डबल काम कर रहा हूँ। तो इतना तो नहीं होना चाहिए। अब हाँ, वो ईमानदारी की बात अलग है, लेकिन यहाँ ईमानदारी नहीं दिखाना, वरना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपको ये ट्रायंगल ये बनाना था यहाँ पे। जैसे अब आप देखो, जैसे दूसरा तरीका क्या होता है मेरे पास, आपने 9-10 की क्लास में एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 10th क्लास में, ठीक है ना। अभी तो 11th क्लास में पढ़ा रहा हो तो आप भूल जा रहे हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि याद नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है मिड पॉइंट से, इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया, वो अगर आप इसका एरिया का 4 टाइम्स कर देते हो तो ये कंप्लीट बिगर ट्रायंगल का एरिया आ जाता है। अगर आपको याद हो ऐसा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जैसे आपको निकालना हो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये कब करना होता है, जब पी क्यू आर जो ट्रायंगल हो वो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो। ठीक है। मतलब इसके मिड पॉइंट्स हो पी क्यू और आर, ये अगर मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है उससे जो ट्रायंगल बनना है, उससे जो एरिया होगा वो बिगर वाले ट्रायंगल, अगर आपको निकालना है तो इसका 4 टाइम्स करेंगे तो बिगर वाले ट्रायंगल का एरिया आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। आप क्या करते हैं, आप पी क्यू आर का एरिया निकाल लेते भाई, 3 वर्टेक्स है और एक ट्रायंगल का एरिया तो निकाल ही सकते हैं, जैसे अभी निकाला था। निकाल कर और उसके बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो एबीसी का एरिया तब भी आपको वहां से मिल सकता था, तब भी मिल सकता था इसलिए। तो बात समझ में आ रहा है। अब आप चेक कर लेना, आंसर दोनों से सेम ही आने वाला है। आप चेक कर लेना, आप पी क्यू आर ट्रायंगल का एरिया निकालना, वो यहाँ पे 5 टाइम्स आएगा, यहाँ पे 5 आएगा पी क्यू आर का एरिया, और इंटू 4 जब करोगे ना 20 आएगा, जो कि आंसर से मैच कर जाएगा। ये बात समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो ये तो था एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में जो इंफॉर्मेशंस थी कि क्या क्या होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होता है वो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे लिखने वाला हूँ। अभी तक इससे प्रीवियस लेक्चर में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ऑल क्लियर? Yes, sir. yes sir ओके ठीक है। मैं देखता हूँ कितना सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, आप लोग पता चलता रहेगा आगे। ठीक है। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स मतलब कोई भी 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, ये हमको पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मुझे यही पता चल जाए कि कोलिनियर क्या होता है। तो मेरे को कोई बताएगा कि कोलिनियर किसे कहते हैं, क्या होता है? एनीवन एल्स, व्हाट इज कोलिनियरिटी या कोलिनियर का मतलब क्या होता है? यस नीरज। सर जो एक ही लाइन पर सर लाई करते हैं। एक ही लाइन पे लाइक करते हैं। वेरी गुड नीरज, तो बहुत सही बात आपने बोला। ठीक है। तो ये कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो सर एक से ज्यादा पॉइंट एक लाइन में हो। नहीं नहीं, आपको देखो 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जो है, वैसे तो 2 पॉइंट ठीक है, एक से ज्यादा पॉइंट भी ठीक है, 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर हो जाएंगे। जैसे मान लो, वैसे मान लो कोलिनियर का मतलब, जैसे मान लो जैसे एक पॉइंट आपने ये बना दिया, जैसे एक ये बना दिया, दूसरा ये बना दिया, अब 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर हो जाएंगे। जैसे मान लो हमने इसे ज्वाइन कर दिया। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में, सेम लाइन में। तो सेम लाइन में तो 2 पॉइंट कभी भी बन सकता है ना। तो 2 पॉइंट का कोलिनियरिटी का कोई सेंस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स की हम स्टडी करते हैं। अब जैसे मान लो कि आपके ये एक पॉइंट यहाँ मेंशन किया, एक यहाँ कर दो, कहीं भी कर दो। देखो मैं लाइन बना दूँ, सेम लाइन भी लेकर आ जाऊंगा मैं, सेम लाइन। हाँ, लेकिन अगर मैं 3 पॉइंट्स ले लेता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया और एक यहाँ ले लिया, तो अब इनको सेम लेकर आना ये प्रॉब्लम है। आप देख लो, अगर मैं सेम लाइन में कैसे लेकर आऊंगा, अगर मान लो कि मैं इसको लेना चाहूँ, जैसे इसको लेकर आ गया तो ये बेचारा रह जाएगा, पता चला ये बाहर रह गया। अगर मैं इसे लेकर आना चाहूंगा तो फिर ये रह जाएगा, ये कोलिनियर नहीं हो पाएगा, तो फिर इसे हटाना पड़ जाएगा। ठीक है। या अगर मैं इन दोनों को लेकर आ गया, सपोज मैंने यहाँ पे इन दोनों को लेकर आ गया, जैसे इन दोनों को लाइन में एक ही लाइन में लाया, तो फिर ये वाला पॉइंट रह जाएगा। तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में
ये ऐसे कभी नहीं आ सकते। ठीक है, तो तीनों पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि कब आ सकते हैं सेम लाइन में, जब आप बिल्कुल उसी के अलाइन अगर आपने पॉइंट्स को मार्क कर दिया हो। जैसे कैसे, अभी मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट है, सपोज एक पॉइंट आपने यहाँ पे लिया और दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पे लिया, तीसरा आपने यहाँ पे लिया, बिल्कुल सेम लाइन में लिया। तो 3 पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे आप, एक ही लाइन में आ जाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये कहलाएगा कोलिनियर्स, कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसलिए 3 पॉइंट्स का कोलिनियरिटी का सेंस होता है। दो पॉइंट का सेंस है तो हमेशा ही कोलिनियर हो जाएंगे। 3 की बात होती है। चलिए, कोलिनियर तो सभी को समझ में आ गया। अब Yes, sir. अब हम बात करेंगे कि कोलिनियरिटी का कंडीशन क्या होता है। क्या एग्जामिनर बहुत शराफत से आपको ये बनाकर दिखाएगा, बच्चों ये देखो पॉइंट है, ये देखो पॉइंट बी है, ये सी है, देखो इसको मिला दिया, क्या ये कोलिनियर है? भाई इतना तो बच्चों का भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता है। कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है कोलिनियरिटी को चेक करने के लिए, वो मैं उसी को देखने वाला हूँ यहाँ पे। तो मान लेता हूँ कि 3 पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर लिया, दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी, यानी 3 पॉइंट्स मार्क कर लिया। अब मेरे को चेक, अब मेरे को देखना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो इसकी कंडीशन क्या है। तो मैं कुछ और भी केसेस लेकर चल रहा हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास 3 पॉइंट्स में कुछ और भी ले लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे हमने ले लिया, लाइक यहाँ पे पॉइंट बी ले लिया, यहाँ पे पॉइंट हमने ए ले लिया और यहाँ पे पॉइंट हमने सी ले लिया। फिर हम इन तीनों को मिला देते हैं, तीनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये कोलिनियर हो गए। या और केस क्या ले सकता हूँ, देखो और दूसरा केस भी ले सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, सपोज ये, और ये वाला केस ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हमने, यहाँ पे सी ले लिया, यहाँ पे हमने बी ले लिया और यहाँ पे हमने ए ले लिया, और फिर इन तीनों को ज्वाइन कर देता हूँ। इन तीनों को ज्वाइन करते हो, ये ए है हमारा। ठीक है, तो ये भी कोलिनियर हो गया। तो कोलिनियर से क्या कंडीशन निकल के आ रही है, तो एक तो ये पहला पहला पॉइंट, ये सबसे फर्स्ट पॉइंट ये कि अगर मैं देखूं, तो आप देखो मैं यहाँ से कर सकता हूँ कि जो ए बी डिस्टेंस है, ए बी डिस्टेंस मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, और प्लस बी सी डिस्टेंस क्या ए सी के बराबर होगा? आप मेरे को Yes, बताओ। sir. ठीक Yes. है, Yes, sir. ठीक है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बी ए डिस्टेंस प्लस ए सी डिस्टेंस, Is और बी सी डिस्टेंस तो कर equal सकता to हूँ। BC. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखो आप यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सी बी डिस्टेंस और प्लस बी ए डिस्टेंस और प्लस इज इक्वल टू सी ए डिस्टेंस, सी ए डिस्टेंस कर सकता हूँ। तो Yes, sir. एक तो ये है कि अगर आपको 3 पॉइंट्स कोलिनियर बोलेगा कि कोलिनियर है कि नहीं है बोलेगा, या कभी कंडीशन दे भी देता है कोलिनियर है तो कुछ और पूछ लेता है। तो कोलिनियर अगर आपको चेक करना है तो एक तरीका तो ये है कि किसी पेयर वाइज दो का डिस्टेंस, दो का डिस्टेंस ए बी बी सी ए सी, इनको निकाल लो और चेक करो कि किन्हीं दो का सम क्या तीसरे वाले के बराबर आ रहा है क्या। अगर तीसरे वाले के बराबर हो गया तो मतलब वो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। मतलब मान लो ए बी निकाला, बी सी निकाला और उनका सम ए सी के बराबर आ गया, या बी ए निकाला, ए सी, इनका सम बी सी के बराबर आ गया, या सी बी निकाला, बी ए निकाला और इनका सम थर्ड वाले के बराबर आ गया। तो किसी दो का सम, डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर आ जाए तो मतलब डेफिनेटली वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो यहाँ पे मैं पहला वाला जो पॉइंट है वो तो मैं लिखूंगा ए बी प्लस बी सी। मान लीजिए पहले केस में ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू मेरे को मिल गया ए सी, ये हो गया। ठीक है, या दूसरा हमने कंडीशन अप्लाई किया यहाँ के लिए, बी ए प्लस ए सी इक्वल टू बी सी, यानी बी ए और प्लस बी ए प्लस ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये अप्लाई कर लिया। या तीसरा कंडीशन यहाँ से अप्लाई कर लिया, सी बी प्लस बी ए इज इक्वल टू सी ए अप्लाई कर लिया। लेकिन इनमें से कोलिनियरिटी आ तो जाएगा लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा कोलिनियरिटी। क्यों महंगा, क्यों पड़ेगा? इसलिए क्योंकि डिस्टेंट फॉर्मूला जो है वो हमारा टाइम कंज्यूम कर देता है। रूट एक्स टू माइनस रूट आ गया, सबसे बोरिंग तो पहले रूट होता है, सबसे बोरिंग रूट होता है। जहाँ रूट आ गया वो कई बार तो Yes, ऐसा sir. लगता, कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं आंसर आएगा नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे पे आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो रूट तो बहुत बोरिंग है। ऊपर से क्या है, कैलकुलेटिव हो जाएगा, रूट के अंदर स्क्वायर आता है। अच्छा चलो मान लो कि आपके पॉइंट्स जो है वो न्यूमेरिक दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे दिया,
तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर एग्जामिनर का बहुत एहसान होगा हमारे ऊपर अगर ऐसा दे देता है तो। लेकिन होता क्या है, बहुत बार ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, अल्फाबेट में पॉइंट दे देता है। अल्फाबेट का मतलब ये, जैसे मान लो पहला ए पॉइंट आपको ऐसे दे देगा, ऐसे देगा A+B, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में दो दो ऐड कर रहा है, और ऐसे देगा B-A। बहुत अच्छा। उसके बाद फिर क्या बोलेगा, ऐसे बोलेगा 2A+C और कॉमा B-3C। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अब ये दो दो पॉइंट आ गए, और फिर उनका डिफरेंस डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा। एग्जाम में सिर्फ यही कर रहूंगा, जो कि मेरे को नहीं करना है भाई। ऐसे मैं क्यों करूंगा, ये वाला टेक्निक मैं कभी यूज नहीं करूंगा। अगर आपको ये वाला टेक्निक पसंद है तो आप यूज कर लेना, मुझे तो पसंद नहीं है, ठीक है। और आप पसंद करोगे तो महंगा पड़ जाएगा, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि यूज नहीं करना है, ठीक है। आंसर आएगा बट यूज नहीं करना। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट फिर क्या क्या हो सकता है। सेकंड, आपने एक और कंडीशन पढ़ा होगा 10th क्लास में, एरिया ऑफ ट्रायंगल कोलिनियर पॉइंट से क्या होता है, पढ़ा होगा। कोलिनियर पॉइंट से जो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, जैसे मान लो कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, ए और ये बी, ये सी। आप मेरे को बताओ कि क्या कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल कभी बन सकता है क्या, इस जन्म की बात कर रहा हूँ, अगले जन्म की नहीं, नो सर। ठीक है। कभी बन सकता है। अरे बाकी सब सो रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। नो सर। हाँ ठीक है, सभी जग रहे हैं, नहीं जग रहे हैं, मतलब हाँ, सर जग रहे हैं। अच्छा जग रहे हैं ना। जग रही है। अच्छा, वैसे मेरे मेरे क्लास में नींद तो नहीं आती है, और आनी भी नहीं नो चाहिए, सर। ठीक है। सर नहीं आती। अच्छा ओके, नहीं सर नींद तो आनी मैथ्स में तो चाहिए। बिल्कुल नहीं आती। अच्छा, मैथ में बिल्कुल नहीं आती, क्यों नहीं आती अविनाश, किसने बोला। सर इंटरेस्ट बन जाता है। अरे आपकी आवाज कट रही है, फिर से बोलना। सर इंटरेस्ट बन जाता है सर, फिर इस कहाँ से नींद आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं बनना चाहिए कि पूरी रात नींद नहीं आ रही है, ठीक है ना। नहीं सर आ जाती है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलिए, तो अब हम बात करेंगे, ट्रायंगल तो कभी नहीं बन सकता है इस जिंदगी में, अगली जिंदगी का कुछ पता नहीं है, लेकिन इस जिंदगी में नहीं बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे 0 कर देते हैं। जैसे हम कह देते हैं कि जब ये पॉसिबल ही नहीं है ट्रायंगल, तो एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल देते हैं कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो इसका एरिया 0 कर देते हैं। अब एरिया 0 कर देते हैं, या कभी 0 हमको चेक करना पड़ा, जैसे बोलेगा कि चेक करो कि कोलिनियर है, तो हम देखेंगे तीनों से एरिया निकालेंगे, अगर एरिया 0 आ गया तो हम बोलेंगे कि भाई ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मगर फिर भी इसमें भी थोड़ा मेरे को टाइम लग जाता है, कि एक तो ये कि 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनाऊंगा तो फिर और टाइम लग जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है तो फिर काम चल जाता है, लेकिन फिर भी मैं इस मेथड को यूज नहीं करता हूँ कोलिनियरिटी में, तो ये भी मेथड हमारे लिए यूजलेस हो जाता है, तो इसलिए मैं इस मेथड को भी यूज नहीं करता हूँ। तो अब मैं थर्ड जो टेक्निक है वो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको यूज करना होगा, और ये हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता है। अब ऐसे मान लो कि ये आपके पास 3 पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स एग्जामिनर आपको देगा, बी और ये सी, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होगा। सो दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x3 y3, ये गिवन हो गया। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे हम स्लोप इसका निकालते हैं, स्लोप, और स्लोप का फॉर्मूला हमने बताया था, कॉन्जिक्यूटिव 2 लाइन का, जैसे ए बी का स्लोप, ठीक है, निकाल सकते हैं हम सब, ठीक है। फॉर्मूला बताया था हमने, याद है, y2 माइनस y1 ऐसे y1 करके, x2 minus y यस x1। वेरी गुड, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ऐसे हम निकालते थे। फिर हम BC का भी स्लोप निकाल सकते हैं, BC का स्लोप हमने निकाला। उसके बाद फिर हम AC का स्लोप निकालेंगे, AC का स्लोप। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि AB का स्लोप निकाला या BC का स्लोप निकाला या AC का स्लोप निकाला, लाइन तो एक ही है ना, लाइन तो एक ही है ना, एक ही लाइन है, यस सर। तो लाइन का स्लोप क्या हो, एक ही लाइन है, तो सारे स्लोप्स क्या होंगे, सारे स्लोप क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, सारे स्लोप्स क्या होंगे, यस इक्वल हो जाएंगे। इसलिए अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें काम बड़ा आसान होता है। आसान क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन ही नहीं है, बहुत सिंपल, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x, वेरी सिंपल। तो हम क्या करते हैं कि अगर कोलिनियरिटी मेरे को पूछेगा कि चेक करो कि कोलिनियर है, तो मैं पेयर वाइज स्लोप निकाल देता हूँ, AB का, BC का, AC का स्लोप निकाल दिया, फिर तीनों को कंपेयर करूंगा, तीनों अगर इक्वल तो लाइंस पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है, स्लोप 1 डिग्री में फॉर्मूला आ रहा है, इसमें रूट भी नहीं है, जो कि बहुत बोरिंग था। एरिया ऑफ ट्रायंगल वो भी जो है यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें भी थोड़ा कैलकुलेशन हो जाता है, बट इसमें नहीं होता है। तो अभी के लिए ये बात समझ में आ गई, फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। Yes, सर sir. होगी, सर होगी। अच्छा ओके।
ओके, अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अब आप देखो क्वेश्चन कैसे यहाँ पे करना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, इफ 3 पॉइंट्स 1 4 k - 2 एंड -3, 6, ठीक है। 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? इफ 3 पॉइंट्स पॉइंट्स हमारे पास है 1, 4, दिस इज 1, 4, और दूसरा हो गया k, -2, एंड तीसरा जो पॉइंट है आपके पास वो है -3, 16। आर कोलिनियर देन फाइंड के। अब ये कह रहा है कि अगर ये कोलिनियर है तो के की वैल्यू क्या होगी, देन फाइंड के। तो आप देखो बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। मैंने बताया था कि आपको पेयर वाइज स्लोप पहले निकाल लेना होगा। तो आप यहाँ पे पेयर वाइज स्लोप, पहले तो आप इसको पॉइंट्स को मार्क कर लो। जैसे पहला पॉइंट है, ठीक है, अगर कोलिनियर कर रहा है तो ठीक है, यहाँ पे मान लो कि एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स आएंगे। मान लो कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी होगा, और यहाँ पे कहीं सी होगा। तो ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 1, 4, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है k, -2, और सी के कोऑर्डिनेट गिवन है -3, 16। अब आपको क्या करना है, पेयर वाइज स्लोप निकालते जाना है। यहाँ पे ए बी का स्लोप, बी सी का स्लोप, ए सी का स्लोप। अब तीनों स्लोप इक्वल होगा, किसी दो को इक्वल करके अब के की वैल्यू वहां से मिल जाएगी। तो मेरे को जल्दी से बताओ के की वैल्यू कितना आ रहा है। यस, मेरे को आंसर भी आ रहा है किसी से। वेदांत सर k = 3। ओके वेदांत, अभी हम कंफर्म करते हैं बाकी सारे स्टूडेंट से। और डिम्पल -3 चेक करो, +3 आएगा या -3 आएगा। वेदांत आपका आंसर मेरे को ठीक लग रहा है, पर डिम्पल आप अपना आंसर चेक करो। स्लोप आपको निकालना है पहले ए बी का। जैसे आप पहले ऐसा कर लो कि ए बी का स्लोप निकाला, ठीक है। और भी आंसर आ रहे हैं मेरे पास। यस अंजना, आंसर हर्ष, हाँ तो k = 3 इज करेक्ट आंसर। यस शिवानी 3, वेरी गुड वेरी गुड, सही है, ठीक है। 3 आंसर ये करेक्ट है इसका। देखो आप ए बी का स्लोप निकाला, जिनका नहीं निकला मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। बीसी का स्लोप और एसी का स्लोप, बस आपको ए बी बी सी और ए सी इन सब का स्लोप, ठीक है, इन सब का स्लोप निकालना है। या आप ऐसे कर लो ए बी बी सी, चलो ए सी यहाँ पे सी हो गया। अब इसका स्लोप निकाल के इस सबको इक्वल करना है। तो आप देखो ए बी का स्लोप कैसे आता है, यहाँ पे हमको फॉर्मूला पता है। इसको आप x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। आप x1 y1, दिस इज x2 y2, ठीक है। तो y2 - y1 यहाँ पे -2 है, और -y1 इज 4 अपॉन x2 - x1, यानी x2 k है और x1 है 1। ये हो गया इज इक्वल टू BC में आप मान लो इसको आप मान लो x3 y3 मान लो। एक्चुअल में होता है इसका y माइनस इसका y। तो ये हो गया 16
और माइनस इसका y, यानी हो गया दिस इज -2 अपॉन अपॉन इसका x कितना है -3 और माइनस इस वाले पॉइंट का x यानी k इज इक्वल्स टू, फिर AC निकालेंगे तो इसका y कितना है 60, सो दिस इज 60 माइनस इसका y कितना है 4 अपॉन अपॉन इसका x कितना है हमारे पास -3 और माइनस इसका x कितना है 1 हो जाएगा। बस अब आपको इसको थोड़ा इवेलुएट कर लो तो ये कितना आएगा -6 अपॉन के -1 आ गया इज इक्वल्स टू, इधर कितना है चेक कर लो आप, इधर आ गया कितना 18 अपॉन -3 माइनस के, तो 18 अपॉन -3 माइनस के इज इक्वल्स टू, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद इधर आएगा 12 अपॉन -4 हो जाएगा, तो 12 अपॉन -4 जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ -3 लिख सकता हूँ, ये -3 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब आपको क्या करना था, अब आपको, आप चाहो तो इन दोनों को इक्वेट कर दो या इन दोनों को इक्वेट कर दो या इन दोनों को इक्वेट कर दो, जो आपको आसान पड़ता है उसी को इक्वेट करना होता है। तो आपके लिए बेहतर है कि इसको इक्वेट कर दीजिए, ठीक है, या इसको कर दीजिए, कोई बात नहीं है। तो -6 अपॉन के -1 को इक्वेट कर दिया हमने -3 से। अब यहाँ पे जो माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा बेचारा, मैं क्या करूँ, मेरी गलती तो नहीं है इसमें, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, सो 2 इज इक्वल्स टू के -1, सो के की वैल्यू कितना हो गया 3 होगा। फिर जैसे के की वैल्यू आपको मिलेगा फिर आपको बहुत खुशी होगी यहाँ पे कि चलो यार फाइनली आंसर पे तो आ चुका हूँ मैं। और जिसको आंसर अभी भी नहीं आया उसके लिए बड़ा अफसोस की बात है। अच्छा, सभी के आ गए, अर्पणा शिवांशी वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं। अब देखो मेरे मेरे पढ़ाने के बाद भी अगर आपको कंफ्यूजन रहता है तो फिर एक ही कोई बचा सकता है, वो ऊपर वाला है, ऊपर वाला साथ दे सकता है, अदरवाइज फिर कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसलिए सीधी सी बात है कि अगर कंफ्यूजन हो रहा है बहुत ज्यादा तो आप सुबह उठिए और ऊपर वाले को याद करिए और कहिए कि आखिर मेरी क्या गलती थी कि मेरे को इतने आसान टॉपिक नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। तो हालांकि सभी को समझ में आएगा, अभी तो हमारी क्लास की शुरुआत हुई है, फिर धीरे धीरे सभी को समझ में आने वाला है। फिर अपन लोग सब्जेक्ट पे बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत खेलने वाले हैं टॉपिक से, क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छा। अभी मैं लेवल पे आया नहीं हूँ, मैं धीरे धीरे लेवल पे आऊंगा, अभी आपका बेस लेकर चल रहा हूँ, फिर जैसे जैसे लेवल पे आता चलूंगा और फिर हमको मजा आएगा। तो मजा उन्हीं को सबसे ज्यादा आएगा जो प्रैक्टिस के साथ है और जो बेसिक्स को और जो करा रखा है उसका रिवीजन साथ में कर रहा है, तो फिर अब आगे बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे आने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इंतजार करना है एक सही वक्त का, और अभी जो करा रहे हैं उस पर मेहनत करना है। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ कि अगला जो हमारा टॉपिक है, अभी तक जो हमने देखा है यहाँ पे वो बेसिक, अभी चूंकि चैप्टर का नाम तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अभी लाइन के बारे में बेसिक जो पैरामीटर्स होते हैं कि स्लोप्स क्या होती है, ठीक है, लाइन से जो कोलिनियरिटी बन रही है, एक ही कोलिनियर में लाइन आ रहा है तो उसका हम क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो अभी तक हम स्ट्रेट लाइन का जो मेजर पार्ट है वो हमने यहाँ पे देखा नहीं है, वो अभी बेसिक्स देखा है कि पॉइंट से रिलेटेड क्या क्या होता है, क्योंकि 2 पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनता है, मिनिमम 2 पॉइंट से डिफाइन होता है। तो अब हम बात करेंगे कि लाइन की इक्वेशंस क्या होती है, कैसे होती है, और कितने फॉर्म्स में लाइन की इक्वेशन को लिखते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन कितने फॉर्म्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग हो जाएगा जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो नेक्स्ट अवर नेक्स्ट हेडिंग इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो हमारा यहाँ पे अगला हेडिंग है जनरल इक्वेशन of straight line, general equation of straight line। अब इसमें सबसे पहले लाइन का जो जनरल इक्वेशन क्या होता है वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, आपने पहले भी पढ़ा होगा अर्लियर क्लासेस में, ax plus by plus c is equals to 0। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन, एबीसी कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एबीसी आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो, डजंट मैटर। तो बाकी एक्स वाई ये हमारे पास वेरिएबल है। तो ये जनरल फॉर्म है। जैसे अगर मैं इसको एक एग्जांपल में रिप्रेजेंट करूँ
तो जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लाइक हमारा जैसे सपोज 2x + 3y + 5 = 0, तो ये एक लाइन की इक्वेशन होगी। या आप x + y - 1 = 0, तो ये भी एक लाइन की इक्वेशन है। तो सबका जनरल फॉर्म यही है, ठीक है ना। तो अब लाइन का डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, ये भी आपको फॉर्म्स भी पढ़ना होता है। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग हो जाएगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस। अब वो क्या का फॉर्म्स क्या क्या है, तो सबसे पहला जो फॉर्म है वो है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सो फर्स्ट फॉर्म इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब भाई साहब ये कहाँ से आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ठीक है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में। बहुत आसान सा चीज है, ठीक है। सबसे पहले कि यहाँ पे एक वाई एक्सिस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है, मैं एक बार तो पहले यहाँ पे लिखता हूँ उसका इक्वेशन। y = mx + c, ये होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, इसमें स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होता है और इंटरसेप्ट एक्चुअल में है क्या है, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। पहले तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये जो m होता है, m तो हमने पहले भी देखा है कि m होता है स्लोप, ये लाइन का स्लोप होता है, लाइन। ठीक है। ये स्लोप ऑफ लाइन हो गया, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन। और दिस c इज द y इंटरसेप्ट। अब सवाल ये है कि y इंटरसेप्ट कैसे, तो वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, एक y एक्सिस और x एक्सिस बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। अब ये y एक्सिस ही x एक्सिस हो गया। अब सपोज एक लाइन है हमारे पास कुछ इस तरह से, मान लो कि एक लाइन हमने ऐसे पास करा दिया, ये हमारी लाइन हो, इस लाइन हो गई। अब इस लाइन का स्लोप मान लेता हूँ, स्लोप कितना है, m है, और y इंटरसेप्ट क्या होता है, ये होता है। मतलब जैसे लाइन ओरिजिन से y एक्सिस में, जैसे y एक्सिस में कितना लेंथ कट जहाँ कर पर इंटरसेक्ट करती है। हाँ, ये c होता है y इंटरसेप्ट। अगर मैं Yes, इसका sir. कोऑर्डिनेट लिखूं तो लिखूंगा 0, c। सो दिस c इज द y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट अगर चूंकि ऊपर की तरफ कट कर रहा है तो c पॉजिटिव हो जाता है, और लाइन अगर नीचे की तरफ कट कर रहा है, जैसे मान लो कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और सपोज लाइन यहाँ पे नीचे की तरफ कट कर रही है, मान लो लाइन यहाँ पे नीचे की तरफ कट कर दी कुछ इस तरह से, तो अब c इधर आ जाएगा, तो c निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इधर c की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, बिकॉज इधर y निगेटिव हो जाता है, तो c इधर निगेटिव हो जाता है। तो ओवरऑल ये है कि जो c होता है वो लाइन का इंटरसेप्ट होता है ओरिजिन से, जहां पे y एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो रही है, यानी ये ओरिजिन से ये वाला, ठीक है, यहाँ तक जो आ रही है वैल्यू, ये हमारा y इंटरसेप्ट होता है। तो अब एग्जामिनर क्या करेगा, अब आप कहेगा कि एक लाइन की इक्वेशन लिखो जिसका स्लोप आपको दे देगा, बोलेगा स्लोप 1 है और y इंटरसेप्ट दे देगा 4 है, तो बस m की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करना था, यहाँ पे ये जो हमारा इक्वेशन था, और c की वैल्यू 4 पुट करना था। बहुत बेसिक सी बात है। तो यहाँ से हमको लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। अभी कैसे क्वेश्चन पूछेगा हम आप आगे देखने वाले हैं इसको बहुत डिटेल में, लेकिन अभी इसका कुछ केस पे लेने वाला हूँ मैं। जैसे क्या, तो अब हेडिंग हो जाएगा यहाँ पे नोट, और नोट में यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि अगर मान लेते हैं C0 ले लेता हूँ, सपोज हमने यहाँ पे इफ C = 0, जो लाइन का इंटरसेप्ट, तो अब आप मेरे को बताओ कि C0 होगा तो लाइन कहाँ से पास होगी, मतलब सर लाइन 0 पॉइंट से। हाँ 0 पॉइंट से पास होगी, क्योंकि ओरिजिन से पास होगी, बिकॉज अब लाइन अगर ओरिजिन से पास हो गई तो y इंटरसेप्ट तो मिलेगा ही नहीं। आप देखो लाइन अगर ऐसे पास हो गई ऐसे, तो अब लाइन अगर ऐसे पास हो गई तो मतलब 0 तो मिलेगा नहीं। अच्छा, लाइन जरूरी नहीं कि ऐसे पास होगी, आपकी लाइन ऐसे भी पास हो सकती है, ये यानी कुछ इस तरह से इधर से भी पास, ये भी तो 0 से पास हो रही है। अब आप देखो क्या क्या ये y एक्सिस में कोई लेंथ कट कर पा रही है क्या, नहीं, या जो C0 है। तो अब अगर मैं यहाँ पे C0 कर दूं, सो इक्वेशन ऑफ लाइन y = mx हो जाती है। तो मैं यहाँ पे y = mx लिखूंगा और ये भी y = mx हो जाती है। पर डिफरेंस क्या होना का दोनों में, डिफरेंस दोनों में ये है कि यहाँ पे जो लाइन है उसका स्लोप, आप मेरे को बताओ स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव, स्लोप इज पॉजिटिव या नेगेटिव, Positive. positive, because this angle is acute,
बिकॉज दिस एंगल इज एक्यूट, यही तो होता है tan ऑफ दिस एंगल इज स्लोप ऑफ लाइन, तो पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ इस वाले के लिए, तो आप देखो इस वाले का स्लोप ये होता है, ये यहाँ से यहाँ तक थीटा है, मान लो इसको थीटा डैश मान लेता हूँ, तो स्लोप क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, तो इसका स्लोप क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये डिफरेंस हुआ कि लाइन तो y इक्वल टू mx हो जाएगी अगर c 0 होगा, लेकिन लाइन अगर ऐसे पास हो रही है, अगर ऐसे पास हो रही है तो m पॉजिटिव होगा, और ऐसे पास हो रही है तो m नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ, तो अब आप देखो जैसे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब हमने लाइन को कैसे लिया, सपोज लाइन को हमने ऐसे ले लिया, ये लाइन है y इक्वल टू x लाइन, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ y इक्वल टू x, y इक्वल टू x हमारी ये होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे m यहाँ पे 1 है, 1 इज पॉजिटिव वैल्यू, सो स्लोप पॉजिटिव, तो लाइन ऐसे जाएगी। और अगर मैं माइनस एक्स कर देता हूँ यहाँ पे माइनस एक्स, तो आप देखो यहाँ पे कैसे आने वाला है, ऐसे आएगा। सो ये y इक्वल टू माइनस एक्स, अब इसका m कितना है, ये -1 है, तो स्लोप इज नेगेटिव, इसलिए ऐसे जाएगा। और आपने पहले भी पढ़ा होगा y इक्वल टू x लाइन ऐसे होती है और -x ऐसे होती है, वो यही से आता है, ठीक है ना। सो ये इस तरह से हम लाइन को बताते हैं कि कैसे पास होती है। अगर C 0 है तो mx टाइप की लाइन होगी, दिस इज इम्पोर्टेंट, जो कि हमको इस बात को रिमेम्बर करना है, याद रखना है, मेमोराइज रखना है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिखने वाला हूँ, तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या होगा सबसे पहले, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट द इक्वेशन of line, write the equation of line inclined at 60 degree, with positive direction of x-axis, and making intercept -2, from y-axis, तो y-axis पे इंटरसेप्ट जो है वो -2 बना रही है, और इंक्लिनेशन उसका 60 डिग्री दिया है। तो सबसे पहले आपको देखो, अगर आपको इंटरसेप्ट दिया है तो आपको वो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, स्लोप इंटरसेप्ट, क्योंकि स्लोप यहाँ से निकल के आएगा, इंटरसेप्ट से ये c की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। तो अब वो आप कैसे आप इसको लिखना चाहोगे, तो आप देखो इसको मैं एक बार बता देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कह रहा है कि एक लाइन है, तो ये y एक्सिस हो गया, और ये हमारी x एक्सिस हो गई, x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अब आपसे कह रहा है कि एक लाइन है जो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है और इंटरसेप्ट -2 बना रही है। -2 का मतलब निगेटिव इंटरसेप्ट है, मतलब नीचे की तरफ आएगी, यानी कुछ इस तरह से ऐसे लाइन आएगी, ठीक है। तो अब इसका इंक्लिनेशन कितना दिया हुआ है, इसका इंक्लिनेशन ये दिया हुआ है 60 डिग्री, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ठीक है। तो ऐसे 60 डिग्री बना रही है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये -2 बोल रहा है, तो c की वैल्यू -2 होगी। जब c -2, नेगेटिव इधर ही आएगा ना, 0, -2 इधर ही जाएगा नेगेटिव वैल्यू। और स्लोप होता है m इक्वल टू tan 60 इसके लिए, और tan 60 की वैल्यू हमको पता है √3 होता है। अब c पता है, m पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ से कितना आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू m यानी √3x प्लस c कितना है -2, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू √3x -2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, सो टाइम इज ऑलमोस्ट डन। सो अब आज के लेक्चर में पहले तो ये कि किसी को कोई डाउट है या No. और क्लियर? पता नहीं चला। अच्छा, टाइम का पता नहीं चला, क्या बात है, ऐसे भी और मजा आने वाला है, आगे और मजा आने वाला है। अभी तो आप ट्रेलर में हो, फिर इंटरवल आएगा। सर वर्टेक्स में वेदांत राणा वर्टेक्स, कौन सा वाला वर्टेक्स, लग रहा कहानी बहुत पुरानी हो गई, कौन सा वर्टेक्स? अच्छा वो
ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट में? एक मिनट, कौन सा वर्टेक्स वाला जो है वो तो, हाँ इधर की बात कर रहे हो ना आप? अच्छा, वेदांत ऑडियो ऑन करिए अपना और मेरे से पूछिए क्या प्रॉब्लम कहाँ पे है। यहाँ पे मैं तो बहुत बार इसको बहुत बार बता चुका हूँ। हाँ बताओ आप इसमें। हाँ वेदांत, सर ए कैसे आया? अरे जैसे बी आया वैसे सी आया वैसे ए आया। एक तो ये है शॉर्टकट में आंसर बताना, ठीक है, और दूसरा ये कि ए कैसे आया उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने बहुत बार बता रखा आपको। इसमें बहुत आसान सी बात है, इसके सामने का जो कोऑर्डिनेट होता है जैसे एक्स कोऑर्डिनेट, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। सर नेक्स्ट पेज पे करो तब सर कंफ्यूजन हो रही लगता है शायद। एक मिनट, कौन सा वाले प्लीज मेक, अच्छा ओके मैम, वेट वेट, हाँ यस, बस मैं लेफ्ट करने से पहले आपको होश बना दूंगा, सो नीड नॉट टू वरी रिगार्डिंग दिस। यस, हाँ हाँ नीरज क्या बता रहे थे आप? सर मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट पेज पे करो शायद तब कंफ्यूजन हो रही है उनको, नेक्स्ट पेज पे वेदांत कहा? को। हाँ वेदांत बताओ इसमें। वेदांत तो ऑडियो मेरा कनेक्ट ही नहीं हो रहा यार। आप कौन से वर्टेक्स को प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे? ठीक है यहाँ सर पे ये तो कैसे निकाला? ये कहाँ पे कौन सा है? इधर वर्टेक्स में, ये वाले वर्टेक्स की बात कर रहे हो? सर वो ट्रायंगल में ए बी सी की वैल्यू कैसे निकाली है? ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स कर रहे हो ना ये? हाँ ये अच्छा, मैंने बताया था पहले भी बताया कि ए के सामने वाला जो वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है अभी बताओ। ऑडियो पे रहना, आप लाइन पे रहो। ए का सामने वाला कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स कोऑर्डिनेट 1। 1, उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। -1 कर दिया, और बाकी जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये वाले पी के और आर के एक्स कोऑर्डिनेट कितने हैं? -3 और 0, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया पॉइंट का। अब सिमिलरली यही काम वाई के लिए करना है। इसके सामने वाला वाई कितना है? 2 है, तो 2 को हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया -2, और बाकी वाले जो वाई कोऑर्डिनेट है इन दोनों को क्या कर दिया? इन दोनों को ऐड कर दिया 0 + 4। यही तो किया है, सभी के लिए यही काम किया हमने। चलो वैसे टाइम हो रहा है, अगर कोई डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अगली क्लास भी होगी यस आपकी। सर। Yes, sir. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, और विल कंटिन्यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। Okay, Good sir. night, Thank sir. you. ओके, थैंक यू सर। Evening, sir. गुड इवनिंग टू ऑल। Good evening, sir.